नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। तो सबसे पहले खबरों के लेंस से आइए देख लेते हैं। पिछले 24 घंटों में 3,45,000 केस हमारे देश भर में, 2,620 लोगों की मौत। आज लगातार तीसरा दिन है जब 3 लाख से ज्यादा नए केस आए हैं। पूरा भारत कोरोना की सुनामी झेल रहा है। जहां सुनामी इस शब्द का इस्तेमाल आज दिल्ली हाईकोर्ट ने किया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि दूसरी लहर नहीं है बल्कि सुनामी है। मई के मध्य में इसका पीक आने की आशंका है। ऐसे में सरकार की तैयारी क्या है और दिल्ली को पूरी ऑक्सीजन कब मिलेगी? अदालत ने यह भी कहा कि अगर कोई ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट पैदा करेगा तो उसे हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे, फिर चाहे वो किसी भी स्तर का कोई भी अधिकारी क्यों ना हो। अलग अलग अदालत लगातार कठोर से कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन शब्दों से क्या होता है? जमीनी हकीकत या सच्चाई बेहद कड़वी है। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कागज पर तो हो रहा है, लेकिन कोरोना की मार झेल रहे आम आदमी, आप तक, हम तक इसका पहुंचना बेहद मुश्किल है। दिल्ली के कुछ अस्पतालों को ऑक्सीजन की कमी के कारण अपने बेड कम करने पड़े हैं। ऑक्सीजन की कमी पर आज की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको जरूर दिखाएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि सरकार ऑक्सीजन की टूटी हुई सप्लाई चेन को जोड़ने के लिए क्या कर रही है। हमारे देश में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और जब मरीजों पर एक एक सांस का संकट हो तो फिर डॉक्टर भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते हैं। उनके आंसू निकल आते हैं क्योंकि वो चाहकर भी ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए मरीजों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। आज डॉक्टर्स की आवाज भी आपको सुननी चाहिए। वो खुद आपको बताएंगे कि स्थिति किस कदर खराब है, घुटन भरी है। यहां ऑक्सीजन की कमी से लड़ना है तो इसके साथ अपना बचाव भी करना बेहद जरूरी है। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीन के साथ साथ अब नेजल स्प्रे भी आ गया है। तो हम आपको नेजल स्प्रे यानी कि नाक में डाले जाने वाले उस स्प्रे के बारे में भी बताएंगे जो नाक में ही 99.9% तक वायरस को मार देता है। इस नेजल स्प्रे के ट्रायल यूके में भी हुए हैं। लंदन से हमारी टीम ने इस नेजल स्प्रे पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। अगर वैक्सीन लगवाने के साथ साथ इस स्प्रे का इस्तेमाल कर लिया जाए तो कोरोना की जानलेवा लहर को रोका जा सकता है। भारत को, हमारे देश को इस नेजल स्प्रे के लिए कितना इंतजार करना होगा ये भी हम आपको बताएंगे। मेडिकल ऑक्सीजन ना मिलने से राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में मौतें हो जाएं तो आप स्थिति की गंभीरता का अंदाजा बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं। कल रात दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में कम से कम 25 मरीज ऑक्सीजन न मिलने से तड़प कर मर गए, अपनी जान गंवा बैठे। 25 मरीजों की मौत सिर्फ एक आंकड़ा बिल्कुल नहीं है, इसमें इनके परिवारों के आंसू हैं, अस्पताल की लाचारी है, सिस्टम के बेदम हो जाने के पुख्ता सबूत हैं। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन न मिल पाने को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को बहुत डांटा है, जमकर फटकार लगाई है। अदालत ने केंद्र सरकार को भी खूब डांटा है। कोरोना की चरम स्थिति में केंद्र सरकार से उनकी तैयारियों का ब्यौरा मांगा है। अदालत के सख्त रवैये और रुख के बीच ऑक्सीजन के हाहाकार से हो रही मौतों पर अदालत के साथ साथ आप और हम और पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि इन मौतों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? हमारे देश का आम इंसान, आप और हम। अगर उम्मीद की तरफ देखें तो किसकी तरफ? अस्पताल, डॉक्टर, सरकार, केंद्र, राज्य या सरकारें? इतना पैसा मैं लगा रहा हूँ, ऑक्सीजन के सिलेंडर में 6 अरेंज करा देता कि मुझे बता देते हो। रात को बता रहे हैं जब डेथ हो चुकी है। पर कह रहे जो बचा सके हम बचाए, बाकी मर गए हम सबको थोड़ी। ऑक्सीजन नहीं है, इमरजेंसी में ऑक्सीजन क्या मैनेजमेंट करती है? 6 लाख रुपया हमारा लग गया तो उसके बाद ये कहते हैं कि आपका पेशेंट चला गया। हम 2 लाख और लगा देते, 2 सिलेंडर और ले आते अगर ऑक्सीजन खत्म होनी थी। किसी मरीज को मेडिकल ऑक्सीजन न मिले और उसकी जान चली जाए तो समझ लीजिए कि ये वैसा अपराध है जैसे किसी का गला दबाकर मार दिया जाए। लेकिन कोविड के प्रचंड आक्रमण के बीच ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरीजों की लिस्ट अंतहीन होती जा रही है। बीती रात दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में यही हुआ। ऑक्सीजन नहीं मिली तो 25 मरीजों ने दम। देश भर में कोरोना से हाहाकार, लेकिन राजधानी फिलहाल ऑक्सीजन के लिए दे रही है आवाज। पिछले
कुछ दिनों से राजधानी में ऑक्सीजन की इतनी भयानक किल्लत है, लगातार SOS कॉल अस्पतालों की ओर से दी जा रही है सरकार को, प्रशासन को। बड़े चेन के अस्पताल अगर कहीं से व्यवस्था कर पा रहे हैं, लेकिन छोटे अस्पताल जो हैं, छोटे ग्रुप के अस्पताल हैं, वहाँ समस्या सबसे ज़्यादा विकराल है। बत्रा अस्पताल, ISIC अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, किसी के पास 1 घंटे का ऑक्सीजन है, किसी के पास 2 घंटे का, किसी के पास 6 घंटे का, और अंत में कुछ मिनटों की ऑक्सीजन बच जाती है। ऑक्सीजन के हाहाकार पर मरीज और उनके अपनों की दुर्गति हो रही है। खुद हाँफ रहे सिस्टम से अपने मरीजों के लिए ऑक्सीजन मांगते डॉक्टरों की आंखें भरा रही हैं। मेरी आंख के सामने मेरे पेशेंट मर गए मैडम, 20 पेशेंट मेरी आंख के सामने मर गए, मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे अपने प्रोफेशन पे लानत लगती है। देश की राजधानी को जब इस बेबसी ने जकड़ा है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सरकारों से कड़े सवाल किए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने विशेष सुनवाई में केजरीवाल सरकार के खिलाफ काफी तीखी टिप्पणियां की है। हाई कोर्ट में दिल्ली के कोटे का ऑक्सीजन लेने के लिए टैंकर ना भेज पाने को लेकर केजरीवाल सरकार घिरी थी। हाई कोर्ट ने कहा कि दिक्कत ये है कि दिल्ली सरकार को लगता है कि ऑक्सीजन आवंटन हो गया तो सब कुछ चौखट पर पहुंच जाएगा। आवंटन हो जाने के बाद क्या ऑक्सीजन लेने के लिए टैंकर की व्यवस्था के लिए कोई प्रयास हुआ? हर राज्य अपने टैंकर की व्यवस्था कर रहा है। अगर आपके पास अपने टैंक नहीं है तो केंद्र से संपर्क करें। ऑक्सीजन सप्लाई में रोड़ा आने पर हाई कोर्ट का गुस्सा ऐसा था कि कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई में अड़ंगा डाल रहे एक व्यक्ति का नाम बताएं, हम उसे सूली पर चढ़ा देंगे। कोर्ट के इस रुख के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया। दिल्ली को जो ऑक्सीजन उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी अपनी एक्सेप्टेंस के हिसाब से जितनी आवश्यकता से ज्यादा भारत सरकार दे रही है। अब आपको अपना कोटा अपने सिस्टम में लाकर और उसको रेशनल तरीके से, समयबद्ध तरीके से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये जो फाइन प्लानिंग है, ये तो सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को ही करनी पड़ेगी ना। ये भारत सरकार तो सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध करा सकती है। ऑक्सीजन अस्पतालों तक न पहुंचा पाने के लिए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट की नाराजगी मोल ली, तो कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नहीं बख्शा। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि नागरिकों को ऐसे मरने नहीं दे सकते। क्रायोजेनिक टैंकर अगर कम है तो उम्मीद की जाती है कि केंद्र दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करे। इस बीच ऑक्सीजन सप्लाई पर खुद को तत्पर दिखाने की कोशिश में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के ऑक्सीजन सप्लाई वॉर रूम का ये वीडियो साझा किया है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी है। दिल्ली में जो कुछ भी घटना है वो हृदय विदारक है। मुझे ये लगता है कि इस बात की पिछले 7 दिन से बातें हो रही हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, और ऑक्सीजन एक ऐसी कम्युनिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई करती है सभी स्टेट्स को। लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के संपर्क में थे, इस बात की इत्तला करते रहे थे कि हमें दिक्कतें हो रही हैं। हमारे जो 378 मीट्रिक टन है वो भी हमें नहीं मिल रहा है। पिछले अगर आप 7 दिन की रेशियो देखेंगे तो कभी भी 250 मीट्रिक टन से ऊपर हमारी सप्लाई नहीं हो पाई, जबकि हमें 700 मीट्रिक टन की जरूरत थी, और इसके लिए उसके कारण अफरा तफरी दिल्ली में है। तो मुझे ये लगता है कि अगर समन्वय नहीं होंगे तो ये दिक्कतें होंगी, और समन्वय कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी पड़ेगी। ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने पर सरकारें खुद को कितनी भी अलर्ट मोड पर दिखाएं, लेकिन जमीनी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ रही है। ऑक्सीजन की कमी के चलते दिल्ली के जीटीबी अस्पताल ने 1500 बेड से घटाकर 700 बेड कर दिए हैं। राजधानी के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने भी 650 बेड से घटाकर 350 बेड्स कर दिए। ऑक्सीजन की कमी तमाम बड़े सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के लिए परेशानी बन गई है। सभी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सिस्टम फेल होता नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरु तेग बहादुर अस्पताल के भीतर, उस जगह पे जहां कोरोना मरीजों को लाया जाता है। यहां से बेहद ही हैरान करने वाली एक खबर सामने आई है दिल्ली कोरोना ऐप के मुताबिक, और यहां पे जो प्रशासन के लोग हैं उनका कहना है कि यहां अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स की संख्या कम कर दी गई है। यानी कि यहाँ पे दिल्ली कोरोना ऐप के मुताबिक जो कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बेड्स की कुल संख्या थी वो 1500 थी, जो कि अब घटाकर 700 के आसपास कर दी गई है। साफ है कि हालात काबू से बाहर जा चुके हैं। इन परिस्थितियों में वायुसेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। वायुसेना के C-17 विमान ने
सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक टैंकर ऑक्सीजन की सप्लाई हासिल की है, जो देश के अस्पतालों में पहुंचाई जाएगी। इस बीच ऑक्सीजन और ऑक्सीजन उपकरण पर 3 महीने तक कस्टम ड्यूटी माफ करने का अहम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग में हुआ। लेकिन क्या ये अब सब पर्याप्त होगा? दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आज कहा कि आप इसे लहर कह रहे हैं, लेकिन ये एक सुनामी है। मई के मध्य में इसके चरम पर पहुंचने की भविष्यवाणी हो रही है। आपकी तैयारी क्या है? 26 अप्रैल को अगली सुनवाई में केंद्र और दिल्ली सरकार को अपनी तैयारी कोर्ट के सामने बतानी है। दिल्ली से आशुतोष, अभिषेक भल्ला और पंकज जैन के साथ आज तक। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान पर बनाई है, मरीजों के परिवार वालों पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है। डॉक्टर के लिए भी ये एक बड़ी विपदा है और विपदा काल है। डॉक्टर्स को कोरोना संकट में फ्रंट लाइन पर रहना है, लेकिन उन्हें मरीजों को बचाने के लिए सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन ही मिल नहीं पा रही। इन परिस्थितियों में डॉक्टर्स पर पड़ रहे दबाव को महसूस किया जा सकता है। सुनिए, देश के कुछ बड़े डॉक्टर्स की मायूसी कैसे सामने आ रही है। आपकी इस पीड़ा को, इस दर्द को हम सब समझ सकते हैं कि डॉक्टर्स अपने मरीज की जान बचाने के लिए लगातार आखिरी वक्त तक लगे रहते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता नहीं हो तो वो चाह कर भी क्या कर लेंगे। इस देश के सिस्टम के ऊपर ये तमाचा है अगर इस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आती हैं। बिल्कुल मेरी आंख के सामने मेरे 20 पेशेंट मर गए मैडम, 20 पेशेंट मेरी आंख के सामने मर गए, मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे अपने प्रोफेशन पे लानत लगती है। I'm sorry. समाधान क्या हो? आगे ऐसा क्या हो कि दोबारा ऐसी परिस्थिति किसी भी अस्पताल में पैदा ना हो? डॉक्टर बलूचा। मैडम, या तो हमें खाली आश्वासन या भरोसे के बस पे हम नहीं चलने वाले कि वी हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ कीपिंग पेशेंट, कोविड पेशेंट इन द हॉस्पिटल। अब पेशेंट को एडमिशन बंद कर रखी है कि हम इतना ऑक्सीजन के ऊपर में डिपेंड नहीं कर पा रहे हैं। हमको कम से कम जो अपना रिजर्व बहुत बढ़ाना पड़ेगा और लोड घटाना पड़ेगा। वो हालांकि इस पैंडेमिक में ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा टाइम ना आ जाए कि ऐसा मजबूर हो जाए कि बाकी भी हॉस्पिटल पेशेंट को लेने से मना कर दें कि जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा, आप अपने भरोसे आइए। मेरे को इससे नहीं है ये दिल्ली सरकार है या भारत सरकार है, मुझे पता हम सारे भारत के नागरिक हैं एंड वी शुड बी प्राउड इंडियंस एंड बिहेव लाइक प्राउड इंडियंस। मैंने बाहर भी, हिंदुस्तान के बाहर भी काम किया, 42 साल का मेरा तजुर्बा है हेल्थ केयर सिस्टम में, लेकिन ऐसा बद किस्म का इंतजाम, ये जिसको कहते हैं कि बिल्कुल नाकाबिले सोच है ये, कि ऐसे भी एक इंसान की जिंदगी सिर्फ इस खातिर जा सकती है कि छोटी सी गैस नहीं है उसके पास। इतने बड़े रिसोर्सेज है हमारे, इतनी बड़ी इकोनॉमी है हमारी, एक छोटी सी सुविधा अपने आदमी को नहीं दे पा रहे। इज इट ए फॉल्ट ऑफ व्हाट, मैन पावर और मैनेजमेंट? समबडी हैज टू बी अकाउंटेबल फॉर इट। People are dying. 5 मिनट की देरी भी कई मरीजों की जान ले सकती है। ऐसे में बत्रा हॉस्पिटल की स्थिति राजधानी दिल्ली में क्या है? डॉक्टर गुप्ता, आप क्या बताना चाहेंगे? आपकी स्थिति, आपके हॉस्पिटल की हालत अभी क्या है ऑक्सीजन के मामले में? बहुत ही खराब हालत है। 500 बेडेड हॉस्पिटल है। कल तक 352 पेशेंट थे, आज 300 पेशेंट बचे हैं जो हमने डिस्चार्ज कर दिए। काफी सारे पेशेंट, 300 में 48 पेशेंट आईसीयू में है। आईसीयू में हाई फ्लो एंड 100% ऑक्सीजनेशन होता है। आइनॉक्स से हम रेगुलरली पूछ रहे हैं, उन्होंने सप्लाई या तो फोन नहीं उठाते, उनके यहाँ तो अगर जाइए तो बदतमीजी से बात करते हैं। दिल्ली सरकार में पिलर से पोस्ट हम लोग दौड़ते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई रियायत नहीं मिलती है और पेशेंट परेशान होते हैं। चिकित्सक इलाज करने के लिए होता है, ऑक्सीजन के लिए दौड़ने के लिए नहीं होता है। अस्पताल को कोविड बनाया गया है, कोविड अस्पताल सरकार ने बनाया है, तो कोविड से जुड़ी हुई हर, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे रेमडेसिविर हो, कोई भी चीज हो, उसकी सप्लाई सरकार को ही सुनिश्चित करनी पड़ेगी। अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। डॉक्टर रवि, सबसे बड़ी चीज है, अगर हमारे डॉक्टर्स नर्सेस पैनिक में रहेंगे, हाई अभी ऑक्सीजन खत्म हुई, वो इलाज क्या करेंगे? उनको वो 18-18 घंटे काम करने को तैयार है, सोते भी नहीं है, कोविड से भी शिकार होते हैं, लेकिन उसके बाद ऑक्सीजन भी ना मिले और इतना इस तरह की हैरेसमेंट हो। आज हमारे को हिपोक्रेटिक ओथ जो है उससे हमें शर्म आ रही है कि हम अपनी हिपोक्रेटिक ओथ को पूरा नहीं कर सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा,
कोई भी ऑफिसर अगर इस तरह से, मैं आपको ऑफिसर का नाम नहीं लेना चाहता, सुबह से मैं 15 फोन कर चुका हूं, 15 उसको मैं व्हाट्सएप मैसेजेस डाल चुका हूं और उसने अभी तक मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया। इनकी हेल्पलाइन है 41400400, इसके ऊपर मैं फोन कर चुका हूं। हम कुछ नहीं कर सकते, आधे घंटे में करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, आधे घंटे में करेंगे। मरीज मर जाएंगे तब करेंगे क्या? इट इज वेरी सैड सिचुएशन ऑन द ग्राउंड। और मैं अभी दोबारा से बता रहा हूं, इस तरह की मरीजों की आज का दिन हिस्टोरिकल ब्लैक डे है हमारे हिंदुस्तान का। आज की डेट नोट कर लीजिए, जब 25 मरीज एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, एक लेवल 3 केयर टर्शरी केयर हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से मरे हैं। दिस इज एन हिस्टोरिकल डे एंड इट शुड नॉट बी रिपीटेड इन एनी वे। मैम अब सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि तमाम डॉक्टर्स की जो पीड़ा है लगातार हम सुन रहे हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप लोग इस वक्त किस दौर से गुजर रहे हैं? यकीनन सभी के लिए ये मुश्किल की घड़ी है। बहुत दुख की बात है कि भारत में जो भी कम्युनिकेशन जनता और सरकार के बीच में होता है वो वन वे है। सरकार वहां से जरूर हाथ खड़े कर देती है, हाथ जोड़ देती है और बोल देती है कि हम आज बेबस हैं, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, अब हम क्या करें। लेकिन जनता उस पर कुछ सवाल नहीं कर सकती। इसीलिए आज हाईकोर्ट की जो रीडिंग्स है, मुझे लगता है वो बहुत मायने रखती है और उसको लोगों तक पहुंचना चाहिए कि किस तरह सरकारें सब कुछ होते हुए भी भारत में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन होते हुए भी आज इंसान के पास ऑक्सीजन नहीं है और हम मरते हुए लोगों को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है जितने भी पार्टीज हैं, सारी जो पार्टीज हैं, उनको इस वक्त बैठ के सोचना चाहिए कि कैसे हम एक दूसरे का साथ देकर इस वक्त ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर ये हमें मालूम था कि झारखंड और उड़ीसा में ही हमारे ऑक्सीजन प्लांट है, तो जरूरत तो पूरे भारत को पड़ेगी जब महामारी आएगी। महामारी सिर्फ 2 प्रदेशों में नहीं आने वाली है, तो किस तरह का हमने सिस्टम बनाया था कि यहाँ से वहां तक ऑक्सीजन किस तरह से पहुंचेगी। आज जो भी हम देख रहे हैं वो नीजक रिएक्शन है, जो भी हम अभी देख रहे हैं एक्शन, वो सब विपदा आने के बाद एक्शन हो रहे हैं। ये सब स्ट्रैटेजी, ये सब प्लानिंग पहले से क्यों नहीं थी? पहले से क्यों नहीं ये सब डिसाइड किया गया था? हमारे देश का कोई भी हिस्सा हो, ऐसा लगता है कि हर एक का कोरोना अस्पताल ऑक्सीजन के बिना हाफ रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने की सरकारी कोशिशें ऊंट के मुंह में जीरा सिद्ध हो रही हैं। ऑक्सीजन के लिए मची मारामारी पर देश के कुछ हिस्सों से आज तक के विभिन्न संवाददाताओं की इन रिपोर्ट्स को देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी के हालात सुधर नहीं रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं, लेकिन लंबी लंबी कतारें अभी भी दिखाई देती हैं, जहां पर लोग अपने परिजन जो बीमार हैं उनके लिए एक सिलेंडर को तरस रहे हैं। हम मौजूद हैं लखनऊ के अवध ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड इस एजेंसी के सामने और आप देख सकते हैं कितना लंबा ये आपको दूर दूर तक लाइन दिखाई देगी, जहां पर लोग अपने परिजन को बचाने के लिए हॉस्पिटल के प्रिस्क्रिप्शन के साथ में यहाँ एक एक सिलेंडर के लिए जूझ रहे हैं। क्या मंजर है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं मिल पा रही? हम कल आए थे 2 बजे, सुबह 5 बजे लाइन में लगे, 2 बजे के बाद भी सिलेंडर गैस नहीं मिली हम लोग को। फिर वापस चले गए, मना कर दिया गैस नहीं है। आज सुबह फिर 5 बजे हम आए हैं और 5 बजे लाइन में लगे हैं, उसके बाद सिलेंडर हम लोग को दे नहीं रहे हैं और बाकी जो गाड़ियाँ आती है उनको सिलेंडर दे दिया जाता है। 3 बजे से हम लोग यहाँ लगे हैं, रोजे से हैं, बिरस से हैं, धूप में है, घर में पेशेंट है, कह रहे हैं कि घर में पेशेंट जो उनको नहीं ऑक्सीजन मिलेगा, सरकारी है जो उनको मिलेगा, सरकार से जाके लो। अब कैसे हम जाके ले? हमारा पेशेंट तो घर पे है ना, मर रहा है ना, एक एक सांस के लिए तड़प रहा है। कोरोना का ग्राफ मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है। हालात ये है कि राजधानी भोपाल के कई अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड खत्म हो चुके हैं और ऐसे में राजधानी भोपाल में आइसोलेशन बेड की किल्लत को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे आगे आई है। रेलवे ने करीब ऐसे 20 कोच तैयार किए हैं जहां पे आइसोलेशन की व्यवस्था की गई है कोरोना मरीजों के लिए। ये आप तस्वीरें देखिए, हम उस आइसोलेशन कोच के भीतर मौजूद है जहां पे कोरोना के लो सिम्टम वाले मरीजों को, यानी असिम्टोमेटिक मरीज हो या फिर बेहद कम सिम्टम वाले जो मरीज होंगे, यानी जिनकी स्थिति गंभीर नहीं होगी, उन्हें इस आइसोलेशन कोच में आइसोलेट करके रखा जाएगा। ऐसे 20 कोच तैयार किए हैं रेलवे ने। अहमदाबाद की 1200 बेड कोविड अस्पताल के बाहर ये आज तीसरा दिन है और लगातार जो लाइनें हैं वो इसी तरीके से लगी हुई है। ये एम्बुलेंस की एक लंबी कतार लगी हुई है जो हर रोज़ यहाँ पे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। आप देख सकते हैं कि कम से कम 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस इस वक्त यहाँ पे कतार से खड़ी हुई है। आपको दिखाते हैं कि लगातार लाइन से यहाँ पे एम्बुलेंस जो है वो लगी हुई है। मरीज़ जो है उनको लाना यहाँ पे जारी है और
हालात ये है कि अहमदाबाद शहर के ज़्यादातर प्राइवेट अस्पताल जो है वो पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। वैसे में अब जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस भी 7-7, 8-8 घंटे पे लोगों के पास पहुंच रही है, तो एम्बुलेंस के लिए भी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको दिखाते हैं कि जो मरीज़ है, मरीज़ को अंदर ही सारी ट्रीटमेंट दी जा रही है ताकि कम से कम जब तक उनको अस्पताल में बेड मिले वो ठीक रहे, उनका जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे बना रहे, उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है एम्बुलेंस के अंदर ही। एक तरफ हमें ऑक्सीजन की कमी से लड़ना है तो दूसरी तरफ अपना बचाव भी करना है, और बचाव के लिए फिलहाल 3 ही हथियार हमारे पास हैं: मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और तेज वैक्सीनेशन। हालांकि अब एक चौथी चीज भी सामने आई है और ये चीज है नेजल स्प्रे, यानी कि नाक में डाला जाने वाला स्प्रे। नाक में ही 99.9% वायरस का ये काम तमाम कर देता है। वैंकूवर की कंपनी सोनोटाइज ने एक ऐसा स्प्रे बनाया है, इसके ट्रायल के शुरुआती परिणाम एक नई उम्मीद जगा रहे हैं। अगर वैक्सीन लगवाने के साथ साथ इस स्प्रे का इस्तेमाल कर लिया जाए तो कोरोना की जानलेवा लहर को रोका जा सकता है। इस नेजल स्प्रे के भारत में आने के कितने चांसेस हैं और ये काम कितनी जल्दी हो सकता है, ये एक सवाल अवश्य है, क्योंकि इजराइल और न्यूजीलैंड ने इसे इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। इंतजार अब हमारी देश में। कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ ये नया इनोवेशन है। नाक में स्प्रे किया और वहां मौजूद वायरस खत्म। यूके के ट्रायल्स में कारगर साबित हुआ ये नेजल स्प्रे कोरोना की लहर को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। वैंकूवर की बायोटेक कंपनी सैनिटाइज ने इस नेजल स्प्रे को तैयार किया है। आप इसे हैंड सैनिटाइजर की तरह नाक में काम करने वाला स्प्रे भी कह सकते हैं। एक ऐसा नेजल स्प्रे जो हम सबको कोरोना वायरस से 99.9% बचाव दे सकता है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर हैं। इसके बनाने वाले ये कोशिश कर रहे हैं कि यूके और कनाडा में इसे परमिट मिल सके, इमरजेंसी परमिट अप्लाई किया गया है। ये वैक्सीन का जवाब तो नहीं है, इसे रिप्लेस भी नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर एक आशा की किरण के तौर पर ज़रूर लग रहा है। ये स्प्रे मरीजों को खुद ही अपनी नाक में करना होता है और ये कुछ सेकंड्स में नाक में ही वायरस को खत्म कर देता है। इससे ना तो वायरस पनप पाता है और ना ही फेफड़ों में जाकर नुकसान पहुंच पाता है। हम जानते हैं कि इन्फेक्शन नाक से शुरू होता है। नाक ही वो जगह है जहां से वायरस की एंट्री होती है और वो अपनी संख्या बढ़ाता जाता है। अगर हम वायरस को नाक में ही मार देंगे तो वो अंदर जाकर नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं अक्सर बाहर जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती हूँ और जैसे ही उससे बाहर आती हूँ तो ये सुनिश्चित करती हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ। मैं मास्क हटाकर तुरंत स्प्रे का इस्तेमाल करती हूँ। इस स्प्रे में सबसे खास चीज है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कोरोना वायरस को मार देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर फरीद मुराद को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला था और उनका रिसर्च इस स्प्रे को बनाने में काम आया। कनाडा और यूके में इस स्प्रे के ट्रायल हुए हैं। फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में इस नेजल स्प्रे ने 24 घंटे के अंदर वायरस की संख्या को 95% तक कम कर दिया और 72 घंटों में 99.9% तक। अच्छी बात यह है कि कोरोना के यूके वेरिएंट सहित अलग अलग वेरिएंट के खिलाफ भी ये कारगर है। इस स्प्रे के साइड इफेक्ट्स और इससे जुड़े दूसरे जरूरी सवाल हमने रॉब विल्सन से पूछे, जो इसके ट्रायल की देखरेख कर रहे हैं। On side effects, where is it on side effects? We've seen no side effects. We've tried this. अब तक इसका कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। हमने हजारों लोगों पर इसका टेस्ट किया है। ये एकदम सुरक्षित, ये काफी सेफ है। Can it work on all the variants and can children take that too? It's a general antiviral, so it should work. ये किसी भी वायरस के खिलाफ काम करता है, इसलिए ये सारे वेरिएंट्स पर कारगर है। 0.01% ऐसे केस हो सकते हैं जहां ये वायरस को न मार पाए, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये कारगर है। हमें उम्मीद है कि बच्चों के लिए भी ये एकदम सुरक्षित होगा। हालांकि सभी बच्चों को ट्रायल में शामिल नहीं किया गया है। Is it preventative or is it a cure and a treatment? At the moment, the trial has looked at it as a treatment. ये ट्रीटमेंट से ज्यादा बचाव के लिए कारगर है। ये स्प्रे नाक में ही वायरस को मार देता है। And can it replace vaccine? It won't replace the vaccine. We advise anybody to take the vaccine that has access. ये वैक्सीन को रिप्लेस नहीं करेगा, ये वायरस को फैलने से रोकेगा। ये वैक्सीन के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इससे नतीजे और बेहतर हो जाएंगे।
it does reduce hospitalization. Is that what we're leading to? We hope so. I mean, we haven't. हमें हॉस्पिटलाइजेशन पर पूरे नतीजे नहीं मिले हैं। ये फेज 3 ट्रायल में सामने आएगा, लेकिन ये वायरल लोड को कम करता है। How quickly can it be in the market and at what cost? Well, in terms of the market, हमारा इजराइल में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और जगहों पर भी हम अप्रूवल के लिए बात कर रहे हैं। दाम अभी तय नहीं है। we haven't fixed a price yet. फिलहाल कंपनी ने यूके और कनाडा में इस स्प्रे के लिए इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। इजराइल और न्यूजीलैंड ने इस स्प्रे को इलाज के लिए मंजूरी दे दी है। कंपनी ने पिछले महीने इजराइल में स्प्रे का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। सैनिटाइज आगे भारत में अपना नेजल स्प्रे उतारने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ भारत में भी नेजल वैक्सीन पर काम चल रहा है। भारत बायोटेक ने अपनी नेजल वैक्सीन के ट्रायल जनवरी में शुरू किए थे। इसके लिए कंपनी ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है। कुछ ही दिनों में इसके पहले फेज के ट्रायल्स के नतीजे सामने आने की उम्मीद है। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन भी नाक में स्प्रे के जरिए दी जाएगी और ये वायरस को ब्लॉक कर देगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि नाक के जरिए कोरोना वायरस की एंट्री होती है, इसलिए नेजल स्प्रे काफी असरदार साबित हो सकता है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में वैक्सीन को इस नेजल स्प्रे का साथ मिल जाए तो दुनिया कोरोना को हरा सकती है। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। हम आपको यहाँ कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी आइए दे देते हैं। इस समय कम से कम 13 कंपनियां नेजल वैक्सीन या स्प्रे पर काम कर रही हैं और इनमें से 5 शुरुआती क्लिनिकल ट्रायल्स पर हैं। नेजल वैक्सीन के कई फायदे हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं। नाक के जरिए वैक्सीन देना आसान है, इसे बच्चों और बड़ों को आसानी से दिया जा सकता है और इसके लिए किसी सुई की जरूरत नहीं। इसके लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। भारी मांग को पूरा करने के लिए आसानी से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया भी जा सकता है और इसे स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना दोनों बहुत आसान है। इजराइल और न्यूजीलैंड ने सोनोडाइज को अप्रूवल दे दिया है। भारत में इसे लेकर क्या योजना होगी ये अभी तक साफ नहीं है, जबकि भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन के लिए अभी हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, उस पर भी कोई भी अभी जानकारी नहीं है। तो कोरोना के आपातकाल के बीच उत्तराखंड में एक बार फिर से प्राकृतिक आपदा की मार पड़ी। वहां चमोली जिले की नीति घाटी के सुमना में ग्लेशियर टूटने से कई लोगों की मौत हो गई। भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड ने बताया कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कैंप शुक्रवार को इस आपदा की चपेट में आ गया। इस इलाके में बीआरओ के निर्माण का काम चलता है। चीन की सीमा से सटे जोशीमठ सेक्टर की सुमना में यह घटना हुई। जिस समय यह अवलांच आया उस समय बीआरओ के मजदूरों के दोनों कैंप्स में 402 लोग मौजूद थे। उनमें से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारतीय सेना शुक्रवार रात 8 बजे से राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। अभी तक 384 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, इनका रेस्क्यू कर लिया गया है। 7 लोगों का इलाज जोशीमठ के सेना के अस्पताल में चल रहा है। भारतीय सेना ने अपने हेलीकॉप्टर चेतक की भी मदद ली है। चमोली में भारत और चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर सुमना 2 के पास भारी बर्फबारी हुई, ग्लेशियर टूट गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने घटनास्थल का हवाई दौरा किया, अधिकारियों से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने आईटीबीपी को सतर्क रहने के निर्देश दिए। जिंदा 384 बंदे हमने निकाले उधर से, लेकिन दुखद की बात है कि 10 बंदे इनमें कि हमें डेड बॉडी भी निकालनी पड़ी हमें उधर से, लेबर की डेड बॉडी जो नीचे दबी हुई थी बर्फ़ में, तकरीबन 4 से 5 फीट बर्फ़ में दबी हुई थी। और तकरीबन 8 बंदे, अभी हमने पूरा ऑडिट किया वहाँ पे, जितने भी पोर्टर मेट थे उन सबको बुला के चेक किया आसपास कितने थे उनके। तो आज अभी फ़िलहाल आपकी तारीख में 8 बंदे अभी भी मिसिंग हैं, जिसकी खोज हमारी जारी है। हमारा रेस्क्यू पार्टी अभी भी काम कर रहा है उसमें और उम्मीद है कि हमें वो डेड बॉडी भी हम निकाल पाएंगे उसमेमें। तो अगले 2-3 दिन में हम उम्मीद करते हैं कि हम जो भी बैलेंस जो 8 बंदे हैं उनको हम निकाल के, और ये जो करीब 400 बंदे हमारे पास कैंप में फंसे हुए हैं, 384 बंदे, इनको हम एटलीस्ट नीचे मलारी तक इनको लेके आए। हर तरफ आफत ही आफत। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।